11 एंड 12th कॉमर्स, सीए, सीएस, बीएचयू, बीकॉम एंट्रेंस से जुड़ी सभी जानकारी को पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें लिल्हा एजुकेशन सेंटर के यूट्यूब चैनल को और प्रेस करें बेल आइकॉन को ताकि आप आने वाली कोई भी वीडियो मिस न करें। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने अकाउंटेंसी की सेकेंड क्लास पर हैं जो हम लोग बीकॉम एंट्रेंस के लिए कर रहे हैं। फर्स्ट क्लास में हमने आपको ये सिखाया था कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट। उसको हमने आपके कुछ गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग से लिंक करके बताया था कि कौन से अकाउंट के अंदर में कौन सा रूल फॉलो किया जाता है। आज की क्लास में हम आपको कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस के बारे में बताएंगे। ये दोनों क्लासेस ख़त्म करने के बाद हमने आपके ऐप पर, अपने लिल्हा एजुकेशन सेंटर के ऐप पर एक असाइनमेंट भी अपलोड किया है जिसके अंदर में अराउंड 11 to 12 क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन हैं सपोज, जो कि पास्ट एग्जामिनेशंस में पूछे गए थे और इन्हीं दोनों टॉपिक्स से रिलेटेड थे। ठीक है, सो वो हमने ऐप पर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो ये क्लास करने के बाद प्लस पिछली वाली क्लास करने के बाद आप वो वाला असाइनमेंट ज़रूर से कंप्लीट कर सकते हैं। सो लेट अस कम टू द टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स, कन्वेंशंस, ये सब क्या होते हैं, आइए इसको हम लोग समझते हैं। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं? देखिए, जब हम लोग अकाउंटिंग करते हैं तो उस दौरान हम लोग कुछ चीज़ों को एज्यूम करके चलते हैं, कुछ बातें हम लोग मानते हैं। जैसे हम लोग ये मान करके चलते हैं कि हमारा बिजनेस अगर हमने शुरू किया है तो वो आज के लिए नहीं है, वो एक लंबे समय के लिए चलेगा। तो ये से हम लोग कहते हैं गोइंग कंसर्न। ठीक है, सो ऐसे कुछ बेसिक एजम्पशंस हैं जो कि हम लोग अपने अकाउंटिंग करने के दौरान मान करके चलते हैं। ठीक है, सो ऐसे एजम्पशंस जो कि हम लोग अपने अकाउंटिंग के दौरान मान करके चलते हैं, ऐसे प्रिंसिपल्स जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है, सारी चीज़ें मिला जुला करके एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बनाता है। ठीक है, सो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स ऐसे जनरल प्रिंसिपल्स हो गए या एजम्पशंस हो गए जिनको फॉलो किया जाता है अकाउंटिंग करने के दौरान। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एक बहुत ही वाइडर टर्म हो गया। इसके बाद हम लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और कन्वेंशंस पढ़ेंगे। इवन अकाउंटिंग पॉलिसी नाम का भी एक टर्म होता है जिसके बारे में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक बार आइए पहले इसको रीड करते हैं। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट डिफाइंस द assumptions on the basis of which financial statement of a business entity are prepared। ऐसे एजम्पशंस जिसके बेसिस पर हम लोग अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं, दे आर कॉल्ड एज अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। सर्टेन कॉन्सेप्ट्स आर परसीव्ड, एज्यूम्ड एंड एक्सेप्टेड इन अकाउंटिंग टू प्रोवाइड अ यूनिफाइंग स्ट्रक्चर। देखिए, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्यों बनाए जाते हैं? ताकि हर किसी की अकाउंटिंग एक जैसी हो। जैसे से फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल सी हम लोग बात समझते हैं, एक सिंपल सा एग्जाम्पल समझते हैं। से फॉर एग्जाम्पल, हमने आपसे कहा कि भाई एक हमने कंप्यूटर आज खरीदा है और वो कंप्यूटर से फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपये का है। तो ये बताओ, क्या इस साल ये पूरा का पूरा 50,000 रुपये खर्च हो गया? नहीं, इस साल पूरा का पूरा 50,000 रुपये खर्च नहीं हो गया, क्योंकि ये कंप्यूटर ओवरऑल 4 साल तक, या चलो 5 साल तक चलेगा। तो अगर 5 साल तक चलेगा ये 50,000 रुपये का खर्चा, तो ये 50,000 रुपये का खर्च हमने सिर्फ आज के लिए थोड़ी किया, ये 50,000 रुपये का खर्च हमने 5 साल के लिए किया। तो हर साल का खर्चा रफली 10,000 रुपये आना चाहिए अगर 5 साल तक है। तो क्या हम लोग ये मान करके चल लें कि हमारा बिजनेस 5 साल तक चलेगा? यस, हम लोग ये मान करके चल लेंगे कि हमारा बिजनेस 5 साल तक चलेगा। दैट इज गोइंग कंसर्न। बट गोइंग कंसर्न क्या एक एजम्पशन हम लोग ले करके चलेंगे कि हमारा बिजनेस एक लंबे समय तक चलेगा? हाँ, ऐसा कहा गया कि दीज आर बेसिक एजम्पशंस जो कि आपको अकाउंटिंग करने के दौरान करनी ही है। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल्स, कन्वेंशंस, कॉन्सेप्ट्स क्यों बनाए जाते हैं? ये इसलिए बनाए जाते हैं ताकि हम एक यूनिफाइंग स्ट्रक्चर, एक यूनिफाइड स्ट्रक्चर प्रिपेयर कर सकें। एवरीबडी शुड हैव सेम मैनर ऑफ अकाउंटिंग। हर किसी का मैनर ऑफ अकाउंटिंग सेम होना चाहिए। अगर हमारा मैनर ऑफ अकाउंटिंग अलग अलग होगा तो उसमें कंपेरेबिलिटी नहीं होगी। इट इंश्योर्स कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी का मतलब क्या? कि आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि भाई आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंपेरेबल हो। ठीक है, अच्छा, आप
फ़िलहाल अगर सॉफ्ट कॉपी से पढ़ रहे हैं तो कोशिश किया करिए कि जो जो चीज़ें हम एक्स्ट्रा लिखवाते हैं उसको आप अपने नोट्स में लिख लिया करिए। हमने आपसे पहले भी कहा था कि आप अपने नोट्स ज़रूर से प्रिपेयर करिएगा, ठीक है। सो आप अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहिए और उसके अंदर में चीज़ों को लिखते रहिए। ओके, सो आपसे कह रहे थे कि आप लोग जो है चीज़ों को नोट भी करते रहा करिए। जैसे से फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को आपने पढ़ा, तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स डिफाइन द एजम्पशन ऑन द बेसिस ऑफ विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ बिजनेस एंटिटी आर प्रिपेयर्ड। तो ये वो एजम्पशंस आपको बता देंगे जिसके बेसिस पे आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अगर आपके पास हार्ड कॉपी अवेलेबल है, वेरी गुड। इफ़ नॉट अवेलेबल, आप एक बार पॉज करके उसको नोट करके फिर आगे बढ़ा करिए कुछ चीज़ों को, ठीक है। तो ये यूनिफाइंग स्ट्रक्चर क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। इसका एक मेरिट हो गया। यूनिफाइंग स्ट्रक्चर मतलब ये कन्फ्यूजन्स नहीं छोड़ेगा कि किसको कैसे अकाउंटिंग करनी है, हर किसी के लिए एक जैसा हो गया, ठीक है। तो कोई अकाउंटिंग करते वक्त ये नहीं बोलेगा कि भाई कल किसने देखा है, क्या पता कंप्यूटर इसी साल ख़त्म हो जाए, क्या पता बिजनेस इसी साल ख़त्म हो जाए तो हम तो खर्चा इसी साल का मानेंगे। नहीं, हर किसी के लिए एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर है और वो हर कोई फॉलो करेगा। तो कॉन्सेप्ट्स तो देखो एक जनरल सी बात हो गई। हाँ, आपको बताएं इसके अंदर में प्रिंसिपल्स भी आ गए, कन्वेंशंस भी आ गए, पॉलिसीज़ भी आ गई, बट प्रिंसिपल्स स्पेसिफिकली क्या हुए आइए पढ़ते हैं। प्रिंसिपल्स आर अ बॉडी ऑफ डॉक्ट्राइन commonly associated with the theory and procedure of accounting as an explanation of current practices and a guide, यहाँ से आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, guide for selection of conventions or procedures where alternatives exist। मतलब जहाँ जहाँ पे ऑल्टरनेटिव हो वहाँ पर आप किस चीज़ को चूज़ करें। जैसे से फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास में एक ऑल्टरनेटिव है कि हमें लग रहा है पैसा डूब जाएगा, हमने किसी को उधार दिया 10,000 रुपये, हमको लग रहा है कि वो पैसा डूब जाएगा, ठीक है, एंड देयर आर वेरी हाई चांसेस। तो हम क्या हो करके चलें, हम ऑप्टिमिस्ट हो करके चलें कि भाई हम तो उस 10,000 रुपये को डूबा हुआ नहीं मानेंगे, या फिर हम पेसिमिस्ट हो करके चलें और हम कहें कि नहीं हो सकता है वो 10,000 रुपये डूब जाएँ तो उसको हम पहले से एक खर्चा या उसके लिए एक प्रोविज़न बना करके चलें। तो अकाउंट्स में कहा जाता है कि आपको प्रूडेंस फॉलो करना चाहिए। मतलब आपको ये सोचना चाहिए कि जो भी खर्चे हैं वो ज़रूर से इनकर हो जाएंगे, लॉसेज विल बी इनकर्ड इन एडवांस, ठीक है। सो इट इज़ अ गाइड फॉर सिलेक्शन ऑफ कन्वेंशन और प्रोसीजर वेयर ऑल्टरनेटिव एग्जिस्ट। अगर आपके पास में ऑल्टरनेटिव्स हैं तो आप किसको सेलेक्ट करेंगे, क्या हम उस 10,000 रुपये को खर्च माने या ना माने, मेरे पास ऑल्टरनेटिव था तो हमारा प्रिंसिपल हमसे कहता है प्रूडेंस फॉलो करो। मतलब सारे खर्चों को आप पहले से एंटिसिपेट करके उसके लिए प्रोविज़न बनाओ, ठीक है। तो हम उसको मान लेंगे कि हमारा खर्च हो जाएगा, हमारा पैसा डूब जाएगा, ठीक है। चलो, सो अकाउंटिंग प्रिंसिपल मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस। कौन से कंडीशंस? दे शुड बी बेस्ड ऑन रियल एजम्पशंस। ये रियलिस्टिक एजम्पशंस के ऊपर में बेस्ड होना चाहिए। इट मस्ट बी सिंपल, अंडरस्टैंडेबल एंड एक्सप्लेनेटरी। ये सिंपल होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए और एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी प्रिंसिपल को इंटरप्रेट करना बहुत ज़्यादा टफ हो। इट मस्ट बी फॉलोड कंसिस्टेंटली। मतलब ये नहीं कि आज हमने किया और उसके बाद अगले साल से अकाउंटिंग किसी और तरीके से कर दी। दे शुड बी एबल टू रिफ्लेक्ट द फ्यूचर प्रेडिक्शंस। मतलब फ्यूचर के हिसाब से हमें अपनी एडजस्टमेंट्स कर लेनी चाहिए। जैसे गोइंग कंसर्न हम कह रहे थे तो फ्यूचर प्रेडिक्शंस के ऊपर में बेस्ड था। एंड इट शुड बी इंफॉर्मेशनल फॉर द यूजर्स, ठीक है। ये आपके लिए उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट होपफुली आपने प्रिंसिपल्स का मतलब समझ लिया कि प्रिंसिपल क्या है। आपको बताएगा कि अगर आपके पास में अकाउंटिंग के अलग अलग तरीके हो सकते हैं तो हम कौन सा तरीका फॉलो करें, ठीक है। जैसे आप इसको ऐसे समझो कि वी शुड रिमेन इन डिसिप्लिन, ठीक है, दिस इज़ अ प्रिंसिपल। वी शुड रिमेन इन डिसिप्लिन, दिस इज़ अ प्रिंसिपल। कन्वेंशन जो लंबे समय से फॉलो किया जा रहा हो, तो हमने से फॉर एग्जांपल कहा कि वी शुड रिमेन इन डिसिप्लिन, दिस इज़ द प्रिंसिपल। कन्वेंशन जनरली देखा गया है कि स्टूडेंट्स बिफोर स्टार्टिंग द क्लास दे विल हैव टू से अ प्रेयर, ठीक है, वो प्रेयर करते हैं। ऐसा नियम नहीं है बट ऐसा जनरली किया जाता है। तो वो होते होते ऑलमोस्ट सभी स्कूल्स के अंदर में फॉलो होने लगा कि भाई क्लासेस शुरू होने से पहले प्रेयर होगी। दिस इज़ अ कन्वेंशन क्योंकि लंबे समय से फॉलो किया जा रहा है, हर कोई इंडस्ट्री में उसको फॉलो करता है तो हम भी फॉलो करने लगे। पॉलिसी, अब पॉलिसी भी एक वर्ड होता है
जिसमें हमको ये बताया जाता है कि हम किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जैसे हमने कहा हमारा प्रिंसिपल है कि हम डिसिप्लिन मेंटेन करके रखेंगे, हमारी पॉलिसी है कि हम डिसिप्लिन कैसे करके मेंटेन करके रखेंगे, हम अपनी क्लासेस में टाइमली जाएंगे, हम क्लासेस के दौरान बात नहीं करेंगे, जिस समय मस्ती करनी होगी तो मस्ती भी करेंगे, बट डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे। तो डिसिप्लिन मेंटेन करना हमारा प्रिंसिपल है, बट हाउ टू मेंटेन दैट डिसिप्लिन इज आवर पॉलिसी। ठीक है, सो प्रिंसिपल एक जनरल गाइडलाइन है जो कि हर किसी को फॉलो करनी है, हर किसी को डिसिप्लिन मेंटेन करना है, दैट इज द जनरल गाइडलाइन। वैसे अकाउंटेंसी की भी अपनी जनरल गाइडलाइंस है कि हर किसी को ये मान करके चलना है कि हमारा बिजनेस एक गोइंग कंसर्न रहेगा, हर किसी को ये मान करके चलना है कि हम अपने लॉसेस को पहले से एक रिकग्नाइज करके रख लेंगे या फिर हम उसको एंटिसिपेट कर लेंगे पहले से। तो ये सारे हमारे प्रिंसिपल्स हैं, इनको अब हम कैसे अप्लाई करेंगे, दैट विल बी माय पॉलिसी। ठीक है, वो मेरी अपनी पॉलिसी होगी। हमें एसेट्स के ऊपर में डिप्रिसिएशन चार्ज करना है, हर साल हमें अपने एसेट की वैल्यू थोड़ी थोड़ी करके घटानी है। जैसे हमने कहा हमारा कंप्यूटर 5 साल तक चलेगा तो हमें 10-10 हज़ार करके इसकी वैल्यू हर साल घटानी है, लेकिन हमें इसकी वैल्यू घटानी है एज अ प्रिंसिपल। अब हम 10,000 पहले साल घटाएं या हम पहले साल इसको 20 घटा दें और अगले साल 5-5 करके घटा दें, या 5 करके घटा दें, फिर उसके बाद 5 घटा दें, फिर 5 घटा दें, फिर 10 घटा दें, मेरी चॉइस है। हमें घटाना है इज माई प्रिंसिपल, कैसे घटाना है इज माई पॉलिसी। सो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आर देयर आर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। कॉन्सेप्ट इज अ वेरी वाइडर टर्म, उसके अंदर में प्रिंसिपल्स आए, कन्वेंशंस आए और पॉलिसीज आए। हम तीनों के बारे में आपको कुछ लिख करके दिखाते हैं, आप भी इसको नोट करना। प्रिंसिपल्स ये क्या है? दे आर जनरल गाइडलाइंस which help the user of accounts to what are accounting concepts? They are principles, are general guidelines which help the users in the selection of accounting policies and manner of accounting. एग्जाम्पल के साथ बताते हैं, मतलब आप इसको लिख लोगे तो आपकी चीज़ें एकदम अल्ट्रा क्लियर हो जाएंगी। एग्जाम्पल, एक प्रिंसिपल है मैचिंग कॉन्सेप्ट, जिसमें DEPN जो हमने लिखा है दैट इज डेप्रिसिएशन। DEPN जो लिखा है दैट इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मस्ट बी चार्ज्ड ऑन एसेट्स। एवरी ईयर एंड नॉट इन अ सिंगल ईयर। एक साल में ही पूरा खर्चा नहीं मान लेना चाहिए, हर साल थोड़ा थोड़ा हमको डिप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए। फिर एक टर्म आ गया कन्वेंशंस।
एक टर्म आ गया कन्वेंशंस। Those accounting practices which are followed in the industry from a long period of time. Example: generally WDV एंड SLM दो मेथड्स होते हैं। अगर अभी आपको इसके बारे में आइडिया नहीं है तो घबराएंगे नहीं, बट डेप्रिसिएशन चार्ज करने के दो मेथड्स होते हैं। हालांकि और भी मेथड्स होते हैं, बट दो मेथड ज़्यादा वाइडली यूज होते हैं। जनरली WDV एंड SLM आर यूज्ड फॉर charging depreciation policy. These are company specific या business specific guidelines of how accounting is to be done. Example: X Limited follows WDV for चार्जिंग डेप्रिसिएशन। तो हमें हर साल थोड़ा थोड़ा करके वैल्यू घटाना चाहिए इज अ प्रिंसिपल। हम ये मेथड फॉलो करते हैं या फिर हम हर साल ऐसे ऐसे करके वैल्यू घटाते हैं, तो दैट इज अ कन्वेंशन। और उसके बाद हमने अपनी कंपनी में क्या अप्लाई किया, दैट इज माय पॉलिसी। तो ये तीन शब्द होते हैं, प्रिंसिपल, कन्वेंशन, पॉलिसी। इसको समझने के बाद जैसे अच्छा कन्वेंशन में अगर आपको एक और एग्जांपल दें तो जनरली जो इनटैंजिबल एसेट्स होते हैं जैसे गुडविल हो गया, बाकी चीज़ें हो गई, उसको यूजुअली 10 साल से ज़्यादा की लाइफ नहीं दी जाती है। मतलब कहा जाता है कि अगर गुडविल है तो 10 साल तक टिकेगा, पेटेंट है तो 10 साल तक टिकेंगे, 10 साल से ज़्यादा किसी इनटैंजिबल एसेट की लाइफ नहीं ली जाती है। बट ये अगेन क्या है, कन्वेंशन है जो इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। हो सकता है हम करें उसको फॉलो, हो सकता है ना करें। प्रिंसिपल्स जनरल गाइडलाइंस है, हो सकता है कि हम कुछ और कर लें, बट हाँ यूजुअली हम सबको फॉलो करना चाहिए। अच्छा, ये सब फॉलो करने से क्या फ़ायदा होगा, ये सब फॉलो करने से यूनिफॉर्मिटी आएगी। और यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या, एवरीबडी विल डू इट इन द सेम वे। तो उससे क्या फ़ायदा होगा, उससे कंपेरेबिलिटी आएगी। कंपेरेबिलिटी का मतलब हम दो लोगों की अकाउंट्स को तभी कंपेयर कर सकते हैं, जब दोनों ने अकाउंटिंग का सेम तरीका फॉलो किया, तो इससे कंपेरेबिलिटी आती है। ठीक है, अब आप इसको नोट कर लीजिए आराम से। जैसे हमने पहले भी कहा, यू कैन टेक अ पॉज, नोट इट, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलो आगे बढ़े। तो हम लोग सीधे अच्छा कन्वेंशन भी एक बार पढ़ा देते हैं। अकाउंटिंग कन्वेंशंस इमर्ज आउट ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस कॉमनली नोन एज अकाउंटिंग प्रिंसिपल अडॉप्टेड बाय वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ऐसे प्रिंसिपल्स जो कि ऑर्गेनाइजेशंस जनरली अडॉप्ट कर रहे हैं फ्रॉम अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, उन्हीं को हम लोग बना देते हैं कन्वेंशंस। दीज कन्वेंशंस आर डिराइव्ड बाय यूसेज एंड प्रैक्टिस। यूसेज एंड प्रैक्टिस का मतलब कि हम जनरली इस ट्रेंड को फॉलो करते जाते हैं, तो क्योंकि यही चलता आ रहा था तो यही आगे हर कोई फॉलो कर रहा है, ठीक है। सो दैट बिकम्स अ कन्वेंशन। नाउ हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल और कन्वेंशंस के साथ में। ये आपके एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि कोई भी एक लाइन देकर के आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और जैसा कि हमने आपसे कहा था कि इसमें लास्ट में भी कुछ एमसीक्यूज़ हैं और हमने एक 11 क्वेश्चन का अलग से भी एक असाइनमेंट बना के रखा है, उसमें भी आपको कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर हैं। कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस एंड ओवरव्यू। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है, ठीक है, आप इसे प्रिंसिपल भी कह सकते हैं। तो अब हम उनके बीच में बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट करके नहीं चलेंगे, तो कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल, कन्वेंशन कुछ भी कह सकते हैं इसको। सबसे पहला है एंटिटी कॉन्सेप्ट। इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया एंटिटी कॉन्सेप्ट के अंदर में हम सबका एक शॉर्ट वन लाइनर भी आपको लिखवाएंगे कि बिजनेस एंड इट्स ओनर, जो भी उसका ओनर हो, अगर कंपनी है तो शेयर होल्डर हो गया, प्रोप्राइटरशिप है तो प्रोप्राइटर हो गया, आर टू सेपरेट एंटिटीज। दे आर टू सेपरेट एंटिटीज। वो सेम एंटिटी नहीं है, वो अलग अलग एंटिटीज हैं। फिर से ध्यान सुनना, बिजनेस अलग है, बिजनेस अलग है और इसका ओनर अलग है। तो अगर से फॉर एग्जाम्पल हम लीगल ओनरशिप की बात नहीं कर रहे, लीगली बात नहीं कर रहे हैं, लीगली अगर बात किया जाए तो एक प्रोप्राइटरशिप में प्रोप्राइटर और उसका बिजनेस, ठीक है, वो दोनों सेम माने जाते हैं। बट हम अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं कि रामलाल एंड सन्स, रामलाल एंड सन्स ये शॉप का नाम है। थोड़ा सा मेरे लैपटॉप में दिक्कत आ रही है, होप आप लोग थोड़ा कोऑपरेट कर लेंगे इससे। रामलाल एंड सन्स और रामलाल दो अलग अलग लोग हैं, ठीक है। तो इसी वजह से रामलाल जो पैसे लगाता है अपने बिजनेस के अंदर, बिजनेस के लिए वो एक तरीके से उधार हो जाता है। रामलाल जो पैसे अपने ही बिजनेस में लगा रहा है, बिजनेस उसकी एंट्री वैसे ही करेगा जैसे एक लायबिलिटी की करता है। तो इसी वजह से कैपिटल इज ट्रीटेड लाइक अ लायबिलिटी। मतलब एक ओनर अपने बिजनेस में जो कैश लगाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, या जो पैसा लगाता है उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल। बट कैपिटल इज ट्रीटेड एज अ लायबिलिटी, कैपिटल is treated as a liability. And why is it कि capital is treated as a liability? Because of entity concept, business entity concept, ठीक है, कि business अलग है और उसका जो ओनर है वो अलग है। एक और बात समझिए, इसी वजह से ये जो पैसा लगा रहा है अपने ही बिजनेस के अंदर में, इस बिजनेस से वो इंटरेस्ट लेता है। क्या इंटरेस्ट लेता है? इंटरेस्ट लेगा ऑन कैपिटल। वो कहता है कि भाई बिजनेस, रामलाल अपनी बिजनेस से कहेगा कि भाई बिजनेस, हमने तुमको पैसा दिया और पैसा दिया है तो पैसा फुकट में थोड़ी दिया है, इस पैसे का हमको इंटरेस्ट दो। तो बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे बिजनेस के लिए क्या हो गया? हमारे बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस हो गया। किसके लिए? बिजनेस के लिए। क्या चीज? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और वैसे ही, अब ध्यान से सुनना, अगर ये हमारे ओनर इस बिजनेस से कुछ पैसा निकाल लें तो इसे हम कहते हैं ड्रॉइंग्स।
जब वो शाम को इस गल्ले से पैसा निकालेगा, अपना ही पैसा निकालेगा, तो बिजनेस ये नहीं कहेगा कि अरे ठीक है, अच्छा मेरा पैसा मेरे ही पास है। नहीं, बिजनेस का पैसा अब ओनर अगर घर ले जाता है तो उसे हम कहते हैं ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स के ऊपर में अब बिजनेस भी अगर चाहे तो ओनर से इंटरेस्ट ले सकता है, जरूरी नहीं है, लेकिन बिजनेस भी अगर चाहे तो इंटरेस्ट ले सकता है, और उससे हम कहेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो वो ओनर से लिया जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, एंड दिस इज एन इनकम फॉर बिजनेस। लेकिन आप ये समझो, हम अपने ही बिजनेस में क्या कोई इंटरेस्ट देंगे, या हम अपने ही बिजनेस से कोई इंटरेस्ट लेंगे? तो ऐसा कुछ होता नहीं है। बस इसकी एक अकाउंटिंग एंट्री पास हो जाती है, जिसमें अगर हमसे बिजनेस आकर के कहता है कि 10,000 रुपये का प्रॉफिट है, तो हम कहते हैं रुको, मेरा 1,000 रुपये का इसमें इंटरेस्ट के नाम का है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि भाई अच्छा चलो ठीक है, 9,000 रुपये का प्रॉफिट और 1,000 रुपये हमको ऐसे मिल गया। तो 10,000 का प्रॉफिट कहने के बजाय वो 9,000 अलग दे देता है बिजनेस का, और 1,000 रुपये हमारे इंटरेस्ट के नाम का होता है। हालांकि बात तो वही हुई है कि हमारे पास 10,000 रुपया गया, बट बिजनेस का खर्च हो गया वो 1,000, क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो एक्चुअल में कैश आता या जाता नहीं इस इंटरेस्ट की वजह से, ये बस एक ऐसी एंट्री, अकाउंटिंग एंट्री पास होती है। सो capital is treated as a liability because of which concept? Entity concept. Interest on capital is a expense for business because of which concept? Entity concept. Interest on drawing is a expense for the business because of which concept? Entity concept. ठीक है, तो ये सभी चीज़ें एंटिटी कॉन्सेप्ट की वजह से होती हैं, which says कि the business and owner are business and its owner are two separate entity, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। दिस इज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, इसको आप नोट कर लीजिए। नीचे का जो हमने थियरी लिखा, ये सब खास करके अच्छे से नोट कर लीजिए। चलो, नहीं हुआ तो आप एक बार पॉज कर लो, फिर नोट कर लो। सो ये था आपका एंटिटी कॉन्सेप्ट। इट स्टेट्स दैट द बिजनेस एंटरप्राइज इज अ सेपरेट एंटिटी अपार्ट फ्रॉम इट्स ओनर। अकाउंटिंग शुड ट्रीट अ बिजनेस डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर। अकाउंटिंग के लिए बिजनेस और उसका ओनर अलग अलग होता है। बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड ओनर्स ट्रांजेक्शन इन हिज पर्सनल बुक ऑफ अकाउंट। ठीक है, मतलब ओनर का ट्रांजेक्शन अलग रिकॉर्ड होना चाहिए, बिजनेस का ट्रांजेक्शन अलग रिकॉर्ड होना चाहिए। Next is money measurement concept. As per this concept, only those transactions which can be measured in terms of money are recorded. मतलब केवल उन्हीं चीज़ों को रिकॉर्ड करेंगे जिनको मनी के फॉर्म में मेज़र किया जा सकता है। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, केवल उन्हीं चीज़ों को रिकॉर्ड करेंगे जिनका मनी के फॉर्म में मेजरमेंट किया जा सकता है। जैसे से फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने कहा कि कुछ समय के लिए इंडिया के अंदर में कर्फ्यू लग गया, एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन हो गया, तो ये बताओ इससे बिज़नेस को लॉस हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। बट क्या इसको मनी फॉर्म में मेज़र किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। तो ऐसी चीज़ें जो कि मनी फॉर्म में मेज़र नहीं की जा सकती हैं, दे आर कॉल्ड एज नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस, और ऐसी चीज़ों को हम लोग अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे से फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कहा कि कोका कोला के खिलाफ रिपोर्ट आ गई कि भाई कोका कोला के बॉटल के अंदर में आए दिन कुछ ना कोई जीव पा लिया जाता है, तो उससे उसकी ब्रांड वैल्यू अफेक्ट हो गई। तो क्या उसकी मॉनेटरी मेजरमेंट पॉसिबल है? नॉट एग्जैक्टली। उसको मनी फॉर्म में मेज़र नहीं किया जा सकता है। तो ऐसी चीज़ें जो मनी फॉर्म में मेज़र नहीं की जा सकती हैं, उनको हम लोग अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। जैसे से फॉर एग्ज़ाम्पल, अचानक से हमारे बिज़नेस के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज आया है, लोगों के बीच में गुडविल बढ़ने लगी है, तो क्या उसको हम लोग मॉनेटरी फॉर्म में मेज़र कर सकते हैं? एग्जैक्टली नहीं। तो ऐसी चीज़ें जिनको मनी फॉर्म में एग्जैक्टली मेज़र नहीं कर सकते, दे विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट।
ठीक है, एंड दैट इज क्या, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट. So as per this concept, only those transactions which can be measured in terms of money are recorded. Since money is the medium of exchange and standard of economic value, this concept requires that those transactions alone that are capable of being measured in terms of money will only be recorded in the books of account. Next, periodicity concept. Periodicity concept में क्या कहा गया कि देखो बिजनेस असल में कितना प्रॉफिट देके गया तो शायद तभी मालूम चल पाता है जब बिज़नेस पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा कि हम कितना लेके आए थे और कितना लेके जा रहे हैं. बट हम ऐसा तो करेंगे नहीं कि अगर 20 साल बिज़नेस चल रहा है तो 20 साल के बाद उसका मुनाफा जानेंगे. हमको तो मुनाफा हर साल जानना है, हमको तो बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन हर साल जाननी है. तो ये फाइनेंशियल पोजीशन हर साल जानने के लिए और उसका प्रॉफिट हर साल जानने के लिए हमें हर साल के हिसाब से अकाउंटिंग करनी चाहिए. सो व्हाट इज़ पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, कि हमें जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, जो हमारे ट्रांजैक्शंस, जो हमारे स्टेटमेंट्स हैं, वो हमें किसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए प्रिपेयर करना चाहिए. ठीक है, नाउ दैट कैन बी ए पीरियड ऑफ 3 मंथ्स 6 मंथ्स, बट जैसा कि हमने कहा एक कन्वेंशन है कि भाई लंबे समय से ऐसे ही किया जा रहा है, तो देयर इज़ अ कन्वेंशन कि 1 साल के लिए प्रिपेयर किया जाता है. लॉ में भी अब लिखा है कि आपको 1 साल के लिए प्रिपेयर करना है. तो हम लोग 1 साल के लिए जनरली अपने बुक्स ऑफ अकाउंट और सारी चीज़ों को तैयार करते हैं. ठीक है, जिस साल के लिए हम लोग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को तैयार कर रहे हैं उसे हम कहते हैं अकाउंटिंग ईयर. जैसे मान लो हम 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक कर रहे हैं तो ये हो गया अकाउंटिंग ईयर. 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर कहा जाता है. 1 अप्रैल से 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर कहा जाता है और यूजुअली इसी फाइनेंशियल ईयर को अकाउंटिंग ईयर के भी रूप में फॉलो किया जाता है. बट हर किसी का अपना एक अलग अलग भी अकाउंटिंग ईयर हो सकता है. जैसे कई लोग दिवाली के टाइम पे कर लेते हैं, कुछ लोग 1 जनवरी ही कर लेते हैं, तो दैट कैन बी डिफरेंट. बट सिंपल सी बात कही गई कि पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट फॉलो करना है. मतलब क्या कि आपको प्रिपेयर करने हैं, आप लोग भी ये लिख सकते हैं पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट के साथ में, प्रिपेयर करने हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर अ स्पेसिफाइड अकाउंटिंग पीरियड. ठीक है, नेक्स्ट, तो ये था अपना पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट हो गया अक्रूवल कॉन्सेप्ट. अक्रूवल कॉन्सेप्ट के अंदर में क्या लिखा गया कि अंडर अक्रूवल कॉन्सेप्ट हम लोग सिर्फ उन चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं करेंगे जिनके लिए कैश रिसीव हो गया. जैसे से फॉर एग्जांपल आज हमने आपको सामान सेल कर दिया, कितने रुपए का सामान सेल कर दिया, हमने आपको 10,000 रुपये का सामान सेल कर दिया, बट उससे अभी तक हमको कैश रिसीव नहीं हुआ है. उस 10,000 रुपये के सामान का अभी तक हमको कैश रिसीव नहीं हुआ है. तो क्या कैश रिसीव नहीं हुआ तो उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे? नहीं. अकाउंटिंग करने के 2 तरीके हो सकते हैं, कैश और एक एक्रूवल. एक्रूवल में कहा जाता है कि किसी चीज़ का कैश मिला या नहीं मिला उससे मतलब नहीं है, जिस दौरान वो ट्रांजैक्शन हुआ या जिस पीरियड से वो रिलेट करता है उसी पीरियड में उसको रिकॉर्ड करना चाहिए. तो जैसे से फॉर एग्जांपल आज हमने आपको सामान बेचा 26 मार्च को, ठीक है, या 25 मार्च को, और आपने हमको उसका पैसा दिया 4 अप्रैल को, तो हम उसका अप्रैल टू मार्च वाले में रिकॉर्ड करेंगे या इसी साल जो मार्च में हुआ आपने उसी साल रिकॉर्ड करेंगे? तो जिस साल सामान बेचा उसी साल उसको रिकॉर्ड करेंगे. पैसा जब मिला तो वो एक अलग चीज़ है. तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि द इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस मस्ट बी रिकॉर्डेड ऑन अ मर्केंटाइल बेसिस. मतलब जब वो अकर हुए तब, एंड नॉट एज कैश और कैश इक्विवेलेंट इज रिसीव्ड और पेड. मतलब जब कैश मिला उसके हिसाब से नहीं, जब ट्रांजैक्शन हुआ उसके हिसाब से. So they are recorded and reported in the financial statements in the period for the period which they relate. Financial statements prepared on the accrual basis inform users not only of the past events involving the payment and receipt of cash, but also of the obligation to pay cash in future and of resources that represent cash to be received in future. इसका मतलब क्या हुआ
कि कैश के अंदर में देखो क्या होता है कि हम लोग सिर्फ उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं कि हमको कितना पैसा मिला, कितना गया। अक्रूवल के अंदर में वो हमको सारी पोजीशन बताता है कि भाई हमने इतना सेल किया तो इतना मिलना बाकी है या इतना देना बाकी है, तो हर एक चीज़ प्रॉपरली रिकॉर्ड होती है। दैट इज़ योर अक्रूवल कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट इज मैचिंग कॉन्सेप्ट। इन दिस कॉन्सेप्ट ऑल एक्सपेंसेस आर मैच्ड विद द रेवेन्यू ऑफ दैट पीरियड। जैसे आपसे कह रहे थे डिप्रिसिएशन में, अब इसको आप समझना। जैसे वही अगर हम कंप्यूटर वाला एग्जांपल लें, ठीक है, या किसी भी फिक्स्ड एसेट का लें, हमने जो कंप्यूटर खरीदा था, ये कंप्यूटर 5 साल तक चलेगा, तो ये 5 इयर्स तक हमको रेवेन्यू जनरेट करेगा। तो इट विल जनरेट रेवेन्यू फॉर 5 इयर्स। मतलब हमको ये 5 साल तक पैसा कमाने में मदद कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये पैसा ला के नहीं दे रहा है, लेकिन पैसा कमाने में मदद कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। तो इस वजह से हमें इसके एक्सपेंस को भी मस्ट ऑल्सो भी चार्ज्ड फॉर 5 years अकॉर्डिंग टू रेवेन्यू। मतलब जिस साल रेवेन्यू कमाया उस साल के खर्चे को हम लोग मान करके चलेंगे। इसका एक और बड़ा अच्छा एग्जांपल आपको बताते हैं। जैसे से फॉर एग्जांपल आज आपने खरीदा 10,000 रुपये का सामान। इसका एक एग्जांपल लिखना, आप लोग भी अपनी कॉपी में लिखो, तो एक एग्जांपल लिखो। गुड्स ऑफ ₹10,000 आर परचेज्ड। ठीक है, 10,000 रुपये के गुड्स हमने परचेज किए। गुड्स %80 goods are sold at ₹12,000। जितना परचेज किया उसमें से 80% हमने 12,000 रुपये में बेच दी। व्हाट इज प्रॉफिट? प्रॉफिट कितना है बताओ? तो सुनो, हमने हमने कितने के गुड्स परचेज किए? 10,000। इसमें से सिर्फ 80% बेचा। तो सुनिए, हमारी रेवेन्यू कितनी है? जो हमारी सेल्स है दैट इज इक्वल टू 12,000। बट जो हमने परचेज किया था या जो कॉस्ट होगा हमारे गुड्स का, कॉस्ट ऑफ गुड्स, इसे हम कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो हम कॉस्ट पूरा 10,000 मान करके नहीं चलेंगे, क्योंकि 10,000 में से आज तो सिर्फ 80% मतलब 8,000 बिका। तो ये जो 12,000 की रेवेन्यू है, हम उसको सिर्फ उन्हीं खर्चों से मैच करेंगे जो कि इस 12,000 के लिए लगे। और 12,000 का सामान बेचने के लिए सिर्फ 8,000 का गुड लगा, तो हम सिर्फ 8,000 लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, 10,000 में से जो सामान हमने नहीं बेचा उसको माइनस कर देंगे। तो हमने कितने का सामान बेचा? सिर्फ 8,000 रुपये का सामान बेचा 12,000 रुपये में। तो हमारा प्रॉफिट कितना हो गया? प्रॉफिट हो गया 4,000। ठीक है, तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट हमने फॉलो किया? ये हमने फॉलो किया मैचिंग कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो किया? मैचिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, और अगर हम पूरा का पूरा 12-10 कर देते तो हम कौन सा कॉन्सेप्ट वॉयलेट कर रहे होते, तोड़ रहे होते? हम लोग वॉयलेट कर रहे होते भी मैचिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं, सो वी कैन से दैट क्या क्लोजिंग स्टॉक जो लिखा जाता है इज रिटन
ऑन क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा, जब हम आपको ये चीज़ें लिखवाते हैं, आई एम एज्यूमिंग कि आपको थोड़ी बहुत जानकारी है अकाउंट्स की। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिकॉज ऑफ कौन सा कॉन्सेप्ट? बिकॉज ऑफ मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इसको आप जल्दी से पॉज करके नोट करिए so that we can move forward. I'll give you a 5-second break. Okay, हम आगे बढ़ रहे हैं। होपफुली आप लोगों ने पॉज करके इसको नोट कर लिया होगा। तो देखो, मैचिंग कॉन्सेप्ट की वजह से ही हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को खर्च नहीं मानते। मैचिंग कॉन्सेप्ट की वजह से ही हम लोग डेप्रिसिएशन हर साल थोड़ा थोड़ा करके चार्ज करते हैं। ठीक है, सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। देखते हैं, इन दिस कॉन्सेप्ट ऑल एक्सपेंसेस मस्ट बी मैच विद द रेवेन्यू ऑफ दैट पीरियड शुड ओनली बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। इसका मतलब क्या? थोड़ा सेंटेंस बहुत अच्छे से फ्रेम नहीं है। मतलब जो एक्सपेंस हैं उसको हमें रेवेन्यू से मैच कराना चाहिए। तो हमने जो रेवेन्यू लिखी है उसी साल के एक्सपेंसेस को भी हमको कंसिडर करना चाहिए। ठीक है, ये नहीं जितने के लिए पेमेंट कर दिया सब लिख दो। जैसे से फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल हम आपको इसमें लिखवाते हैं। एक और एग्जांपल लिखना, आपने ये तो लिखा ही होगा डिप्रिसिएशन का, स्टॉक का। आपने एग्जांपल में डिप्रिसिएशन लिखा होगा, स्टॉक लिखा होगा, और एक और चीज़ लिखिए, जब हम एडवांस रेंट पे करते हैं, से फॉर एग्जांपल एडवांस में हम कोई भी खर्चा पे करते हैं, इज़ नॉट एन एक्सपेंस। मतलब आज अगर मार्च के महीने में हमने अप्रैल का पहले से एडवांस दे दिया तो क्या हम उसे खर्च मानेंगे? नहीं, उसे खर्च नहीं मानेंगे। क्यों हम उसे खर्च नहीं मानेंगे? बिकॉज वो आज का नहीं है, वो बाद का है। ठीक है, सो इट इज़ अगेन नॉट एन एक्सपेंस, वो बाद का खर्च है। तो उसी साल के रेवेन्यू में हम उसको चार्ज करेंगे। इस साल के रेवेन्यू में प्रॉफिट एंड लॉस में बेसिकली हम उसको डेबिट नहीं करेंगे। तो एडवांस रेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं लिखा जाएगा, रेंट लिखा जाएगा। जैसे आज मार्च में अगर हम अप्रैल का एडवांस दे दें तो वो अप्रैल के ही खर्चे में लिखा जाएगा, अप्रैल के ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, मार्च में वो नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये सभी क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ मैचिंग कॉन्सेप्ट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो अगर आपसे कभी आइडेंटिफाई करने को कहा जाएगा कॉन्सेप्ट, तो आई होप आप कर लेंगे। नेक्स्ट इज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें कहा गया एक कॉन्सेप्ट भी है, आगे एक एजम्पशन भी है। इसमें कहा गया कि आपका जो बिजनेस है वो एक लंबे समय के लिए कंटिन्यू होगा। ठीक है, आप अगर कह रहे हैं कि आपका मशीनरी 5 साल चलेगा, तो आप ये भी तो मान करके चल रहे हैं कि आपका बिजनेस 5 साल चलेगा। तो अकाउंटिंग करने के दौरान हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि अगले ही साल बिजनेस खत्म हो जाएगा। हम लोग अकाउंटिंग करते हैं बेस्ड अपॉन गोइंग कंसर्न, दैट आवर बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तभी तो हम लोग अक्रूवल भी फॉलो करते हैं कि भाई कैश आया गया, कैश तो कभी भी बाद में आ जाएगा या कभी भी बाद में दिला जाएगा, लेकिन हम लोग अपना अकाउंटिंग करते हैं एक्रूवल के हिसाब से, जस्ट बिकॉज ऑफ गोइंग कंसर्न। तो गोइंग कंसर्न क्या होता है कि आर बिजनेस या अ बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। गोइंग कंसर्न केवल कुछ बिजनेसेस के लिए फॉलो नहीं होता है। जैसे अगर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का बिजनेस है, ठीक है, कि आज कॉन्ट्रैक्ट किया और कल ख़त्म, तो इस तरीके के बिजनेसेस की अकाउंटिंग के लिए हम लोग इसको नहीं फॉलो करते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ नॉट फॉलोड इन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग। इन कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस, जो कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस होते हैं या कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग होती है, उसके अंदर में इसको नहीं फॉलो किया जाता। बाकी सब जगहों पे हम मान के चलते हैं कि यार बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट इज कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट में क्या कहा गया कि हर एक चीज़ को हमें उसकी कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना चाहिए। ठीक है, जैसे आज आपने कोई मशीनरी खरीदी, वो 50,000 रुपये की मशीनरी है, 1 लाख रुपए की मशीनरी है, कल को जाकर के उसकी मार्केट वैल्यू 1.5 लाख हो गई, तो क्या 1.5 लाख पे लिख दें? नहीं, हम उसको उसकी कॉस्ट पर ही लिखेंगे। आज आपने गोल्ड खरीदा 20,000 रुपये का, कल को उसकी मार्केट वैल्यू 25,000 हो गई, तो 25,000 लिख दें? नहीं, हम उसको 20,000 पे लिखेंगे। द
expenses or the cost incurred must be recorded at its cost only. The expenses incurred must be recorded at its cost only. All the assets have to be recorded at their cost only and not at the market value. हमें मार्केट वैल्यू के हिसाब से रिकॉर्डिंग नहीं करनी चाहिए, हमको उनके हिस्टोरिकल कॉस्ट, इसे कई बार हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट भी कहा जाता है, हमें उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट पे उसको रिकॉर्ड करना चाहिए, ठीक है। सो ऑल assets must be recorded, all assets must be recorded at their cost only. हमें उनको उनके कॉस्ट पर ही रिकॉर्ड करना चाहिए। नेक्स्ट हो गया रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। अब देखो ये रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि हमें किसी भी चीज़ के चेंज को, किसी भी एसेट की वैल्यू के चेंज को तभी रिकॉर्ड करना चाहिए जब हम उसको रियलाइज़ कर लें। जैसे से फॉर एग्जांपल आज हमने एक इन्वेस्टमेंट खरीदा, एक शेयर खरीदा, चलो 1000 रुपये का शेयर खरीदा, कल को उसकी मार्केट वैल्यू 1200 हो गई, तो क्या उसको रिकॉर्ड कर दें 1200 पे? नहीं। लेकिन जब हम उसको 1200 रुपये पे बेचने वाले हों या बेच दें तो हम जरूर से उसको रिवैल्यू कर सकते हैं। तो ध्यान समझना, असेट की वैल्यू चेंज नहीं करनी है, लेकिन तभी चेंज करनी है जब हम उस वैल्यू को रियलाइज कर लें। मतलब हमको लगे कि अरे अब तो 1000 का 1200 मिल रहा है, तो अब ये मानने में क्या दिक्कत है कि वो 1200 का हो गया, ठीक है, 1000 का एसेट 1200 में हो गया, ये मानने में आपको दिक्कत क्या है? हमको दिक्कत तो ये थी कि भाई इसके लिए सबूत क्या है, ठीक है। अब सबूत मिल गया, अब हमको उस 1000 रुपये का 1200 मिल रहा है, तो यू कैन रिकॉग्नाइज इट एट 1200। सो क्या कहा गया? Any change in value of an asset is to be recorded only when the business realizes it. When an asset is recorded at its historical cost of rupees 5 lakh and even if its current cost is rupees 15 lakh, such change is not counted unless there is certainty that this change will materialize. मतलब ये change materialize हो जाएगा, जब तक इसकी certainty ना हो जाए तब तक हमको उसको रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए, ठीक है। जैसे से फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक और एग्ज़ाम्पल आपको लिखवाते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये एग्ज़ाम्पल एक जैसे दिया हुआ है, इसको भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है, इसको भी आप याद रख सकते हैं, इससे भी काम चल जाएगा। चलो इसी को एज एन एग्जांपल आप चाहो तो अलग से लिख भी सकते हो कि जब एक एसेट रिकॉर्ड किया गया हिस्टोरिकल कॉस्ट पे 5 लाख का, उसकी मार्केट वैल्यू, करेंट कॉस्ट का मतलब आप लिख देना मार्केट वैल्यू, करेंट कॉस्ट का मतलब लिख देना मार्केट वैल्यू। तो ये एग्जाम्पल भी आप नोट कर लीजिए। तो 5 लाख का एसेट 15 लाख का हो गया, लिख दें 15 लाख? नहीं, तब तक नहीं जब तक हम पूरा पक्का ना हो जाए कि हमको उसके 15 लाख मिल ही जाएंगे। जैसे से फॉर एग्जांपल कई बार क्या होता है, एक बिज़नेस दूसरे बिज़नेस को ख़रीद रहा है और वो उस बिज़नेस को ख़रीदते वक्त कहता है कि भैया आपका 5 लाख का एसेट हम 15 लाख में लेंगे क्योंकि उसकी करंट मार्केट वैल्यू 15 लाख है। तब हमको उसका 15 लाख मिल रहा है तो उसकी वैल्यू हम बढ़ा करके 15 कर देंगे, लेकिन जब तक उसकी वैल्यू मिलना इतना सर्टेन ना हो जाए तब तक हम उसको रिवैल्यू नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। इसमें कहा गया कि हर एक चीज़ का एक डुअल एस्पेक्ट होता है, मतलब अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी घटेगी, या एक चीज़ बढ़ रही है तो फिर दूसरा कोई लायबिलिटी बढ़ेगा। जैसे से फॉर एग्जांपल, इसको आप ऐसे समझना, एक बार ध्यान सुनना। से फॉर एग्जांपल हमने कहा कि हमें आपसे कैश मिला, तो कैश अगर हमें आपसे मिला, हम अगर अकाउंटिंग कर रहे हैं, हमें आपसे कैश मिला तो हमने बदले में कोई एसेट दिया होगा। एक एसेट हमें आपसे मिला तो बदले में आपको कुछ दिए होंगे तभी तो मिला, या तो फिर हमने आपसे वो उधार पे लिया होगा। तो दो कंडीशंस पॉसिबल हैं, या तो भाई वो एसेट हमने आपसे उधार पर लिया तो लायबिलिटी बढ़ गई, मेरा एसेट भी बढ़ा और मेरी लायबिलिटी भी बढ़ गई, या तो उसके बदले हमने आपको कोई एसेट दिया होगा तो एक एसेट बढ़ा और दूसरा एसेट घट गया। तो
एक एसेट बढ़ रहा है तो दूसरा घटेगा, या एक एसेट बढ़ रहा है तो दूसरा लायबिलिटी बढ़ेगी, एक एसेट घट रहा है तो दूसरा एसेट बढ़ेगा, या एक एसेट घट रहा है तो लायबिलिटी घटेगी। ठीक है, सो ये आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे करके बनाया गया। वापस से अगर कोई एसेट बढ़ रहा है तो या तो कोई दूसरा एसेट घटेगा, या तो लायबिलिटी मतलब उधार पे लिया गया होगा, एंड सो ऑन आप आगे उसके हिसाब से बना लेंगे। तो डुअल एस्पेक्ट में कहा गया कि हर एक ट्रांजैक्शन का जो रिकॉर्ड किया जा रहा है दो एस्पेक्ट होते ही हैं, या तो दो एसेट्स अफेक्ट होंगे, या तो दो लायबिलिटी, या एक एसेट और एक लायबिलिटी, कोई ना कोई तो अफेक्ट होगा ही उससे। ठीक है, नेक्स्ट इज कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म का मतलब क्या होता है अब ये समझते हैं। कंजर्वेटिज्म में कहा गया कि भाई आप इसे प्रूडेंस भी कहते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रूडेंस, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस। तो क्या कहा गया इसके अंदर में कि द अकाउंटेंट शुड नॉट एंटिसिपेट इनकम एंड शुड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे से फॉर एग्जांपल एक दिन मेरे अकाउंटेंट ने हमसे कहा कि सर ऐसा है कि एक पर्टिकुलर बच्चा है जो कि हो सकता है आपको गिफ्ट के तौर पे, या एक दूसरा हम आपको कोई एग्जांपल बताते हैं, एक कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल से आपके साथ में रिलेट करने की कोशिश करते हैं। हाँ, से फॉर एग्जांपल उसने हमसे कहा कि सर हमारे पास में एक पुरानी मशीनरी पड़ी हुई थी, ज़्यादा की नहीं थी, 1000 रुपये की अभी उसकी बुक्स में वैल्यू बची रह गई है। एक बात हुई है हमारी दुकानदार से, वो हमारी पुरानी मशीनरी ख़रीद लेगा और इस 1000 रुपये की मशीन का हमको 3000 रुपये दे देगा। सर 2000 का मुनाफा हमको हो जाएगा। ठीक है, बैठे बैठे बिना किसी काम के 1000 का एसेट 3000 में बिक जाएगा, उससे बात हो चुकी है मेरी, और वो हमको कल आकर के पैसा दे भी देगा। तो क्या आज ही हम इस 2000 रुपये की प्रॉफिट की एंट्री कर लें? हमने कहा नहीं। उसने पूछा क्यों? हमने कहा कि भाई जब तक वो पैसा जो आने वाला है हाथ में ना आ जाए तब तक उसकी एंट्री ना करो, या फिर जब तक इस बात की सर्टिनिटी ना हो जाए कि वो ट्रांजैक्शन हो गया है, जब तक वो हमारी मशीनरी ले ना जाए तब तक हमको उसकी रिकॉर्डिंग नहीं करना चाहिए। मतलब एकदम नेगेटिव थिंकिंग के साथ चलना चाहिए, प्रूडेंस के साथ चलना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अकाउंट्स में पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा काम नहीं आती है। कहा जाता है कंजर्वेटिव होकर के चलो, बढ़ा चढ़ा करके मत दिखाओ अपनी चीज़ों को। उल्टे ये सोचो कि अगर नुकसान होने वाला है, उसने हमसे कहा कि सर से फॉर एग्जांपल आपने ये जो उधार दे के रखा हुआ था एक 25,000 रुपये का, आजकल वो दिखाई नहीं दे रहा है बहुत समय से, जिसको उधार दिया गया था उससे बात भी नहीं हो पा रही है, तो बताइए सर क्या किया जाए? हम ऐसा करते हैं कि मान के चलते हैं कि चलो 25,000 रुपये बाद में मिल ही जाएगा। हमने कहा नहीं, उल्टा करो, ये मान करके चलो कि 25,000 रुपये नहीं मिलेगा, बाद में मिल गया तो वापस उसको इनकम मान लेंगे। फिलहाल के लिए तो आप इसे एक लॉस मान करके चलो, कि एक प्रोविज़न बना दो कि हमारे नुकसान हो जाएगा। सो ऑल दी एंटीसिपेटेड, अभी हुआ नहीं है, जो हो गया वो तो हम एज इट इज़ रिकॉग्नाइज कर लेंगे। ऑल दी एंटीसिपेटेड एक्सपेंसेस मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड, बट एंटीसिपेटेड इनकम्स शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड। हमको कोई इनकम लग रही होने वाली है उसको नहीं लिखेंगे, बट कोई एक्सपेंस लग रहा होने वाला है उसको लिख देंगे। ठीक है, सो accountant should not anticipate income and should provide for all possible losses. When there are many alternative uses of an asset, an accountant should choose the method which leads to lesser value. जब कई alternatives होते हैं तो हमें वो चूज़ करना चाहिए जिससे कि lesser value हमको मिल सके। ठीक है, मतलब जिससे कम से कम प्रॉफिट आ सके। Later on we shall see that the golden rule of accounting, मतलब cost or market price whichever is lower, originated from this concept। हाँ, आपको बताएं, कंजर्वेटिज्म की वजह से ही स्टॉक जो होता है, जो आपके पास में सामान जो बिका नहीं पड़ा है क्या, स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट या मार्केट प्राइस whichever is lower। it is valued at cost या market price whichever is lower। दोनों में से जो भी कम हो उसके हिसाब से हम लोग इसकी वैल्यू करते हैं। ठीक है, सो दिस इज क्या कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म या फिर प्रूडेंस। अच्छा,
हम लोग ने ऐसे क्या सीखा कि चीज़ों को कॉस्ट पे लिखना चाहिए, बट कंजर्वेटिज्म कहता है कि अगर वैल्यू गिर गई तो उसकी वैल्यू गिरा के लिख दो। मतलब 1000 का सेट 800 का हो गया तो 800 कर दो। क्यों? कंजर्वेटिज्म, कि भाई मान करके चलते हैं 200 रुपये का नुकसान हो गया। बट कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता था कि आप चीज़ों को सिर्फ कॉस्ट पर ही रिकॉर्ड करिए। तो कंजर्वेटिज्म थोड़ा खिलाफ भी चला जाता है कई बार कॉस्ट के, और क्या कह देता है कि भाई चीज़ों को कॉस्ट पर ही लिखो, बट अगर वैल्यू कम हो गई तो प्रूडेंस लगाओ और थोड़ा नेगेटिव सोच के साथ चलो, और मान करके चलो कि नहीं, लॉसेस को भाई पहले से पहले रिकग्नाइज कर लेना है। तो 1000 का सेट 800 का है तो वो 800 का हो गया। तो स्टॉक को इसी वजह से मार्केट प्राइस या कॉस्ट विच एवर इज लोअर पे लिखा जाता है। तो अगर कॉस्ट आपकी 1000 है बट मार्केट प्राइस 800 है, तो हम कितने पे लिखेंगे बुक्स में? हम लिखेंगे इसको 800 पर। ठीक है। 3 क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। कौन कौन से? प्रूडेंस, मतलब ये हमको हेल्प करता है कि आप पहले से ही अपने फ्यूचर लॉसेस के लिए एक प्रोविज़न बना करके रखें। फ्यूचर लॉसेस को आप पहले से लिख लें। ठीक है। जैसे से फॉर एग्जांपल एक बिजनेस है, बड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसके बड़े अच्छे हैं, एसेट्स वगैरह काफ़ी हाई वैल्यू पे दिखाई दे रहे हैं, बट जब असल में हमने उस बिज़नेस को देखना शुरू किया तो उसके एसेट्स वैल्यूलेस हो चुके थे, उसकी मशीनरी बेकार पड़ी हुई थी। तो ऐसे क्या होगा, एकाएक सारा का सारा जो खर्चा है वो सामने दिखाई देगा, एकाएक लॉस दिखाई देने लगेगा। तो कहा गया कि नहीं, आप इस चीज़ को पहले से एंटिसिपेट करके चलोगे तो कभी भी आप गलत फिगर्स शो नहीं करोगे और आपका अकाउंट सही फिगर शो करेगा। न्यूट्रलिटी इसका दूसरा फीचर है, मतलब हमें किसी के हिसाब से, किसी पर्टिकुलर पर्सन के हिसाब से बायस नहीं बनाना चाहिए, हमेशा अनबायस्ड रखना चाहिए। दैट इज अनबायस्ड आउटलुक इज रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई एंड रिकॉर्ड सच पॉसिबल लॉसेस। मतलब अनबायस्ड होकर के चलिए। जैसे हमारा शेयर होल्डर, हमारे डायरेक्टर्स तो कभी नहीं चाहेंगे कि हमको लॉस दिखाई दे, बट हमें अनबायस्ड होकर के चलना है, जो असली चीज़ है वही दिखाना है। ठीक है। नेक्स्ट इज फेथफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव यूजेस। मतलब हमने, जैसे कई ऑल्टरनेटिव थे हमारे पास, हो सकता था कि हम पहले साल डिप्रिसिएशन 10 चार्ज करते या 15 चार्ज करते या 20 चार्ज करते, तो हमने कौन सा ऑल्टरनेटिव चूज़ किया ये भी हमको रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो ये 3 क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। और कुछ प्रिंसिपल्स के ऊपर में आते हैं। अगला प्रिंसिपल है आपका कंसिस्टेंसी और मटेरियलिटी। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है कि हमें अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को समय समय पे, पॉलिसीज़ को समय समय पे चेंज नहीं करना चाहिए। जैसे हमने आपसे कहा कि हम लोग स्टॉक की अपनी वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो हम लोग अपनी स्टॉक की वैल्यू निकालने के लिए कॉस्ट या मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर फॉलो करते हैं। जैसे कि ओके, सो कंसिस्टेंसी में हम लोग क्या कह रहे थे कि हमें सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल एक के बाद एक फॉलो करनी चाहिए। हम आपसे एक एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे कि से फॉर एग्जांपल आज हम अपने स्टॉक को वैल्यू करते हैं एट कॉस्ट या मार्केट प्राइस विच एवर इज़ लोअर। तो हमने कहा कि आपसे कॉस्ट कितना है, कॉस्ट है 1000 और मार्केट प्राइस क्या है, मार्केट प्राइस है 800। तो हमने कहा कि भाई हम कॉस्ट या मार्केट प्राइस विच एवर इज़ लोअर फॉलो करते हैं, तो हमने 800 फॉलो कर लिया। अगली बार हमने देखा कि कॉस्ट कितना है, कॉस्ट है 2000 और मार्केट प्राइस कितना है, मार्केट प्राइस है 3000। तो इस बार हमने कहा कि भाई अब हम कॉस्ट या मार्केट प्राइस विच एवर इज़ लोअर फॉलो नहीं करेंगे और हम सिर्फ मार्केट प्राइस पर ही करेंगे। तो आप तो अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करते जा रहे हो, और इन पॉलिसीज़ को चेंज करके फिर जो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज़ कर रहा है, जो पढ़ रहा है, उसको वो कैसे समझ पाएगा कि आपने कब अपने स्टॉक को 3000 वाले पे दिखा दिया और कब 800 पे दिखा दिया। ठीक है, आप लोअर वाला फॉलो कर रहे हो या फिर हायर वाला फॉलो कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप एग्जैक्टली? आप अपनी चीज़ों को कॉस्ट पर रिकॉर्ड करते हो कि मार्केट प्राइस पर रिकॉर्ड करते हो? तो आप चीज़ों को अपने हिसाब से तोड़ नहीं सकते। ठीक है, ज़रूरत पड़ने पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको चेंज करने के लिए कोई ना कोई रीज़न होना चाहिए कि क्यों आपने अपने अकाउंटिंग करने का तरीका चेंज किया। सो कंसिस्टेंसी क्या कहता है कि इन ऑर्डर टू अचीव कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंपेरेबिलिटी का मतलब यहाँ पे ये भी हुआ कि हम दूसरे से भी कंपेयर कर सकें, प्लस अपने ही स्टेटमेंट्स को पिछले साल के स्टेटमेंट से कंपेयर कर सकें। तो अगर हम हर साल अलग अलग अकाउंटिंग का तरीका फॉलो कर रहे होंगे तो हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मस्ट बी फॉलोड कंसिस्टेंटली फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर। अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी कैन बी डन, चेंज कर सकते हैं,
चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी कैन बी डन बट ओनली इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, जब लगे कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है तभी चेंज करना चाहिए। नेक्स्ट है मटेरियलिटी। मटेरियलिटी का मतलब क्या? मटेरियलिटी का मतलब हुआ कि हमें केवल मटेरियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना चाहिए, मतलब जो इममटेरियल चीज़ें हैं उनको रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। जैसे से फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे चाय के छुटपुट खर्चे होते हैं, दिन भर में 4 बार या 5 बार चाय आती है, तो हर बार क्या हम ऐसे करके लिखेंगे कि 20 रुपीज़ 40, 20 रुपीज़ 40, 20 रुपीज़ 40? नहीं, हम एक खर्चा बनाते हैं पेटी एक्सपेंसेस का, उसमें दिन भर का जो भी 500 या 1000 रुपये का खर्चा होता है उसको एक साथ लिख देते हैं, ठीक है। सो मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ओनली मटेरियल ट्रांजैक्शंस मतलब जिनका अफेक्ट हमारे यूज़र्स के ऊपर हो सकता है। क्या आप इस बात को देख करके कि हमारे चाय के खर्चे एक दिन में 100 रुपये के हो जाते हैं, आप अपना स्टेटमेंट, अपना डिसीजन चेंज कर देंगे? नहीं। सो दैट पिटी एक्सपेंस इज नॉट गोइंग टू चेंज योर डिसीजन, सो इट इज़ अ इममटेरियल एक्सपेंस। ये एक इममटेरियल चीज़ है जिसका आपके ऊपर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओनली मटेरियल एक्सपेंसेस या मटेरियल आइटम्स मस्ट बी रिकॉर्डेड। केवल मटेरियल चीज़ों को रिकॉर्ड करना चाहिए। इट इज़ एन एक्सेप्शन, ये एक एक्सेप्शन है, ध्यान सुनना, ये एमसीक्यू में काम आएगा। इट इज़ एन एक्सेप्शन टू अ प्रिंसिपल, कौन सा? टू प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर। देखो एक प्रिंसिपल होता है फुल डिस्क्लोजर का, उसके बारे में इस बुक में लिखा हुआ नहीं है, वो भी आपको लिखवाएंगे। एक प्रिंसिपल होता है फुल डिस्क्लोजर का, जिसमें कहा जाता है कि आपको हर एक चीज़ डिस्क्लोज करनी चाहिए। आपने कौन सा तरीका फॉलो किया अकाउंटिंग का, आप कौन से मेथड से अकाउंटिंग आप कर रहे हैं, क्या आपकी पॉलिसीज़ हैं, क्या प्रोसीजर्स हैं, डेटर हैं तो क्या उनका नाम है, कितना इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, हर एक बात आपको डिस्क्लोज कर देनी चाहिए। बट मटेरियलिटी में कहा गया केवल मटेरियल चीज़ें करना चाहिए। तो फुल डिस्क्लोजर क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर कहता है ऑल ट्रांजैक्शंस मस्ट बी फुली डिस्क्लोज्ड। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। इसको नोट कर लीजिए, एक बार पॉज कर सकते हैं आप इसको और नोट कर सकते हैं। चलिए आगे सुनिए। सो अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा दे वर प्रिंसिपल्स, और ये जो है दिस इज अकाउंटिंग एजम्पशन, ठीक है। और हम आपको बताएं हर किसी को ये अकाउंटिंग एजम्पशंस तो मान करके चलने ही पड़ते हैं। तो 3 बेसिक अकाउंटिंग एजम्पशंस होते हैं, इनको एकदम बढ़िया से याद रखिएगा, क्योंकि आपसे एक एमसीक्यू पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन नहीं है। तो 3 बेसिक अकाउंटिंग एजम्पशंस होते हैं। आई होप आपने प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर लिख लिया था, जितना हमने लिखवाया था। गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्रूवल, ये तीनों आपसे डिस्कस कर चुके हैं। 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस हैं, पहला गोइंग कंसर्न, दूसरा कंसिस्टेंसी और तीसरा एक्रूवल। इन तीनों का ही मतलब आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कुछ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, जिसके बारे में आपसे पहले भी अधिकतर चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, कंपेरेबल होना चाहिए, मटेरियलिटी होनी चाहिए, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए कि उसके अंदर में विश्वास कर सकें, बायस नहीं होना चाहिए, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, मतलब जितना रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो हमको देना चाहिए, ठीक है, बस ये नहीं कि कुछ भी बना के दे दिया, न्यूट्रलिटी, प्रूडेंस, फुल एंड फेयर डिस्क्लोजर, कंप्लीटनेस। अगर आपके पास में जैसे में सॉफ्ट कॉपी है, आई सजेस्ट कि आप इसको देख लें ज़रूर से अच्छे से, या हार्ड कॉपी हो तो उसमें से भी देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चंस वाले पार्ट पर आते हैं। वी आर ऑलमोस्ट अबाउट टू फिनिश दिस क्लास। हमने आपको सारी चीज़ें पढ़ा दी।
अब फटाफट ये कुछ 11 क्वेश्चंस इसमें हैं और ये क्लास कंप्लीट करने के बाद फर्स्ट और सेकंड क्लास का असाइनमेंट है ऐप पर, वहाँ से भी देख लीजिएगा। ऑल द फॉलोइंग आइटम्स आर क्लासिफाइड एज फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन एक्सेप्ट, इसमें से कौन सा फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन नहीं है? बताइए इसमें से कौन सा फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन नहीं? कंसिस्टेंसी, गोइंग कंसर्न, बिजनेस एंटिटी, एक्रूअल। आपने कौन से 3 पढ़े थे? कंसिस्टेंसी, गोइंग कंसर्न और एक्रूअल। तो कौन सा नहीं है? बिजनेस एंटिटी एजम्पशन नहीं है। तो ये क्या था? प्रिंसिपल था। ठीक है। नेक्स्ट, 2 प्राइमरी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर। प्राइमरी का मतलब जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हम कह सकते हैं, हालांकि अगर देखा जाए तो इसमें से सभी इम्पॉर्टेंट हैं, बट हम कह सकते हैं कि रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी आर मोर इम्पॉर्टेंट वंस। ठीक है। नेक्स्ट, कनिका एंटरप्राइजेस फॉलोज द रिटन डाउन वैल्यू मेथड ऑफ डिप्रिशिएटिंग ईयर आफ्टर ईयर। मतलब हर साल वो यही मेथड इस्तेमाल करती है डिप्रिसिएशन चार्ज करने का, ईयर आफ्टर ईयर। किस वजह से? ताकि कंपेरेबिलिटी हो, कन्वीनियंस हो, कंसिस्टेंसी हो, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही कारण क्या है? कौन सा प्रिंसिपल इसका कारण था? कंसिस्टेंसी। हालांकि हाँ, कंसिस्टेंसी की वजह से कंपेरेबिलिटी भी बनती थी, बट इसका सही जो रीज़न है दैट इज कंसिस्टेंसी। क्वेश्चन नंबर 4 गलत है, इसमें कुछ मिस प्रिंट्स हैं, इसको आप कट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, अ बिजनेसमैन परचेज्ड गुड्स for rupees 25 lakh and sold 80% of such goods during the accounting year ended 31st March 2015. The market value of the remaining goods was rupees 4 lakh. अच्छा, कितने का था? 25 लाख। इसमें से कितना बेच दिया? 80%। 25 लाख का खरीदा, 80% बेच दिया। तो 25 लाख का 80%, यू आर नॉट अलाउड कैलकुलेटर्स इन योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। 25 लाख का 80% कितना हो गया? 20 लाख। ठीक है। तो 20 लाख रुपए हम कह सकते हैं कि इसने बेच दिया, तो बचा कितना? 5 लाख। बट मार्केट वैल्यू इसकी क्लोजिंग में कितनी हो गई है? 4 लाख। सो हम लोग क्या कहेंगे कि रिकॉर्डिंग कितने पे करनी चाहिए? 5 लाख या 4 लाख पे? 4 लाख रुपए पे। ठीक है। ओके, सो बताइए कितना हो गया ये? 5 लाख, बट इसका मार्केट वैल्यू कितना है? 4 लाख। तो हम लोग कितने पे रिकॉर्ड करेंगे? 4 लाख पर। इसने कितने पे रिकॉर्ड कर दिया? 5 लाख पे। ही वैल्यूड द क्लोजिंग इन्वेंट्री एट कॉस्ट, मार्केट वैल्यू पे नहीं, कॉस्ट पर कर दिया। तो इसने कौन सा कॉन्सेप्ट को वायोलेट किया? कंजर्वेटिज्म। इसको जो भी लोअर है उस पर करना चाहिए था। समझ रहे हो? समझ पा रहे हैं आप लोग? ये किस तरीके के क्वेश्चंस हैं जो कि एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं? एसेट्स आर हेल्ड इन द बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू। इस पर्टिकुलर टॉपिक से जुड़ा हुआ नहीं था, बट सिंपल है, इट इज फॉर अर्निंग रेवेन्यू। रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट्स इज जनरली रियलाइज्ड इन द पीरियड इन विच, कौन से समय हमको उसके रेवेन्यू रियलाइज करनी चाहिए? जब कैश कलेक्ट हुआ, जब सेल हुआ, जब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ, या नन ऑफ द अबव? जब सेल हुआ। आप लोग आगे एक बार ट्राई करिएगा कि लास्ट के 4 आप आंसर करें। द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म व्हेन अप्लाइड टू बैलेंस शीट रिजल्ट्स इन, कंजर्वेटिज्म अगर हम लगाएंगे तो उससे क्या होगा? अंडर स्टेटमेंट ऑफ असेट्स, ओवर स्टेटमेंट ऑफ असेट्स, ओवर स्टेटमेंट ऑफ कैपिटल, या नन ऑफ द अबव? अंडर स्टेटमेंट मतलब कम करके दिखाएंगे, ओवर स्टेटमेंट मतलब बढ़ा के दिखाएंगे। आंसर इज ए, अंडर स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स, क्योंकि हम कंजर्वेटिज्म में चीज़ों की कम से कम वैल्यू निकाल करके दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपेंसेस फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। कितने एक्सपेंसेस लगे एक पर्टिकुलर साल के लिए हम लोग कैसे बताते हैं? कौन से कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके? ऑब्जेक्टिविटी, मटेरियलिटी, मैचिंग, या पीरियोडिसिटी? आंसर इज मैचिंग कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइज इज स्प्लिट इनटू पीरियोडिक इंटरवल्स। ये
कौन से कॉन्सेप्ट में लिखा हुआ है जिसको हम छोटे छोटे पार्ट में बांट करके, पीरियड्स में बांट करके फिर अकाउंटिंग करें? आंसर इज पीरियोडिसिटी। नेक्स्ट, एक मशीन खरीदी गई जिसका कॉस्ट था, कंसिडर द फॉलोइंग डेटा पर्टेनिंग टू अल्फा लिमिटेड पर्टिकुलर्स। कॉस्ट ऑफ मशीन, 14 अप्रैल को एक मशीन खरीदी गई 10 लाख रुपए की, इसके इंस्टॉलेशन का चार्ज दिया गया 1 लाख। देखो मशीन खरीदने और इंस्टॉलेशन का खर्चा एक साथ जोड़ दिया जाता है तो टोटल खर्चा कितना हो गया? 11 लाख। लेकिन इसकी मार्केट वैल्यू कितनी हो गई? 12 लाख। तो आप बताओ कितने पे लिखना चाहिए, 11 लाख या 12 लाख? इंस्टॉलेशन का खर्चा इसकी कॉस्ट में जुड़ जाएगा तो 11 लाख हो जाएगा, तो 11 पे लिखना चाहिए, 12 पे लिखना चाहिए? मार्केट वैल्यू 12 हो गई, बट हम लोग क्या करते हैं 11 पे लिखते हैं। कौन सा कॉन्सेप्ट? कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। लेकिन देखो इसने क्या कर दिया, इसने 12 लाख पे लिख दिया। द कंपनी वैल्यूड इट एट ₹12 लाख। तो विच कॉन्सेप्ट हैज़ बीन वायलेटेड? इट हैज़ वायलेटेड द मैचिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो एज आई वाज सेइंग, नो सॉरी, इट हैज़ वायलेटेड द कॉस्ट कॉन्सेप्ट। सो एज आई वाज सेइंग कि देखो हमने एक असाइनमेंट आपके लिए अपलोड किया है 11 क्वेश्चंस का अपने ऐप पर, उसको आप ज़रूर से उसके आंसर्स सॉल्व करें। एक क्लिक खींच करके उधर ही में आपको अपलोड करने का एक ऑप्शन रहता है, आप उसको भेज दें, अपने असाइनमेंट्स को सबमिट कर दें। ये अपनी 2 क्लासेस कंप्लीट हो गई, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा और आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।